दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम इस सर्किट डायग्राम को पढ़ना सीखेंगे। ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को मेरे एक व्यूअर के द्वारा भेजा गया है और उनका कहना ये है कि ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है, इसको हम पढ़ना भी सीखेंगे, साथ ही साथ में इसमें जो भी मिस्टेक है उसको भी हम फाइंड आउट करके देखेंगे कि वहां पे क्या मिस्टेक है। तो आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का पार्ट 21 है। इस वीडियो से पहले मैंने ऑलरेडी 20 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया हूं कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को पढ़ोगे। तो यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। उन सभी वीडियो को यदि आप देख लेते हो तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाओगे। तो चलिए आज का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को देखने के बाद सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए बनाया गया है। अब मुझे यहाँ पे कैसे पता चला कि ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली ये देखा कि जो इनकमिंग पावर सप्लाई है, इनकमिंग पावर सप्लाई से जो पावर सप्लाई जा रहा है, वो पावर सप्लाई कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो जैसे कि आप भी देख सकते हो, जो इनकमिंग पावर सप्लाई है, इनकमिंग पावर सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक पे कनेक्ट है। इसके बाद यहाँ से पावर सप्लाई चला जा रहा है एक स्विच में। ये जो स्विच है, इसको ऑन करने के बाद पावर सप्लाई चला जाएगा कॉन्टेक्टर में। अब यहाँ पे आप देखोगे टोटल 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होती है, उस स्टार्टर में हमें टोटल 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और उन तीनों कॉन्टेक्टर में से जो एक कॉन्टेक्टर होता है, उस कॉन्टेक्टर का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो ऊपर वाला टर्मिनल है, इनको आपस में शॉर्ट किया गया है, मतलब कि यहाँ पे स्टार कनेक्शन बनाया गया है। इसके अलावा जो मेन कॉन्टेक्टर है, मतलब कि जिसमें इनकमिंग पावर सप्लाई आ रहा है, उसी के नीचे में ओवरलोड रिले को कनेक्ट किया गया है। तो इन सभी को देखने के बाद हमें यह पता चल गया कि ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए बनाया गया है। अब ये जो सर्किट डायग्राम है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकमिंग पावर सप्लाई यहाँ पे आया है और इनकमिंग पावर सप्लाई चला गया सबसे पहले एक स्विच में। अब यहाँ पे कौन से टाइप का स्विच इस्तेमाल किया गया, यदि आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपली आप इसका जो कोडिंग लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है QS1। QS1 का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको देखने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए। QS1, इसके सामने लिखा हुआ है स्विच फ्यूज यूनिट। मतलब कि ये वाला जो स्विच है, ये SFU है। SFU एक प्रकार का स्विच होता है जिसके अंदर में फ्यूज लगा होता है। यदि आप स्विच को चालू करोगे तो फ्यूज कनेक्ट हो जाएगा पावर सप्लाई के साथ में, और SFU को ऑफ करने पे फ्यूज भी डिस्कनेक्ट हो जाती है स्विच के साथ साथ। SFU का पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो SFU है, इससे पावर सप्लाई डायरेक्टली चला जा रहा है मेन कॉन्टेक्टर में। मेन कॉन्टेक्टर से पावर सप्लाई ओवरलोड रिले, और ओवरलोड रिले से पावर सप्लाई चला जा रहा है मोटर के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटगोइंग, मतलब कि यहाँ से पावर सप्लाई आगे चला जाएगा। इसके अलावा जो मेन कॉन्टेक्टर है, इसी कॉन्टेक्टर के इनकमिंग टर्मिनल से पावर सप्लाई को लूप करके दूसरे कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई दिया गया है, और इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके आउटपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया गया है। मतलब कि मोटर के वाइंडिंग को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से भी पावर सप्लाई जाएगा। इसके अलावा ये वाला जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर के ऊपर वाले टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया गया है, जिससे कि मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे जो तीनों कॉन्टेक्टर है, इन तीनों कॉन्टेक्टर के अलावा आप देखोगे इस वाले सर्किट डायग्राम में यहाँ पे CT लगाया गया है। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल CT का होता है। तो CT के द्वारा पावर सप्लाई दिया जा रहा है MFM को। MFM का फुल फॉर्म होता है मल्टी फंक्शनल मीटर। मल्टी फंक्शनल मीटर जो होती है, उसमें हम वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर हम इसमें देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो मल्टी फंक्शनल मीटर है, उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो मल्टी फंक्शनल मीटर जो होती है, उस मीटर को हमें 3 अलग अलग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा जो मीटर है, उस मीटर के द्वारा वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज का फीडबैक प्रोवाइड करना पड़ेगा। करंट को मेजर करने के लिए करंट का फीडबैक प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा मीटर को ऑपरेट करवाने के लिए इसको हमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस मीटर को किस प्रकार से कौन सा पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है, उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो इनकमिंग पावर सप्लाई है, इनकमिंग पावर सप्लाई के साथ में ही आप देखोगे यहाँ पे वायर का लूपिंग किया गया है, मतलब कि 3 फेज का पावर सप्लाई यहाँ से लेके गए हैं और इसको ले जाके यहाँ पे MCB के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है। MCB को ऑन करने के बाद क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस मीटर का जो V1, V2, V3 टर्मिनल जो है, इसके साथ इसका कनेक्शन कर दिया गया है। अब ये जो मीटर है, इस मीटर के द्वारा करंट को मेजर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे 3 CT का इस्तेमाल किए हैं।
अब ये जो तीनों सीटी है, इन तीनों सीटी में दो दो टर्मिनल मिलेगा और उन दो टर्मिनल से पावर सप्लाई को लाके S1 S2 के साथ कनेक्ट किया गया है। सीटी का जो S1 होता है उसको लाके S1 के साथ, सीटी का जो S2 होता है उसको लाके S2 के साथ कनेक्ट किया गया है। इसी प्रकार से बाकी सीटी का भी कनेक्शन किया गया है। दोस्तों ये जो कनेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, इस कनेक्शन में आपको एक और चीज ऐड करना होता है। जितने भी S2 टर्मिनल है इनको आपस में शॉर्ट करके अर्थिंग के साथ आपको इसको कनेक्ट करना होता है। जो आपका सीटी होता है, सीटी का जो S2 टर्मिनल होती है उसको हमें हमेशा अर्थिंग के साथ कनेक्ट करके रखना होता है। तो इस वाले सर्किट डायग्राम में आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बना देता हूँ। अर्थिंग के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन वायर इस्तेमाल करता हूँ। देखिए S2 टर्मिनल जो है इसको हमें ले जाके दूसरे S2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है और यहीं से एक वायर को लूप करके तीसरे वाले S2 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देना है और यहाँ से एक वायर को ले जाके हमें अर्थिंग के साथ में कनेक्शन करना होगा इस प्रकार से। तो ये जो सीटी का कनेक्शन है इसमें आपको इस प्रकार से थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मीटर है, इस मीटर का जो डिस्प्ले है इसको ऑन करने के लिए इसको हमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस मीटर में आपको दो टर्मिनल मिल जाएगा। यहाँ पे दो टर्मिनल दिया गया है और यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे N। देखिए यहाँ पे एक और मिस्टेक है, यहाँ पे P नहीं रहेगा, यहाँ पे N रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो टर्मिनल है ये N रहेगा, मतलब कि यहाँ पे हमें न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होगा। तो इस वाले मीटर में हमें यहाँ पे फेज सप्लाई और यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होगा इस मीटर के डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे पास में इनकमिंग पावर सप्लाई है, इस इनकमिंग पावर सप्लाई में न्यूट्रल पावर सप्लाई है ही नहीं। मतलब कि हमारे पास में 3 फेज का पावर सप्लाई है जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 415 है। अब यहाँ पे जो 415 वोल्ट का पावर सप्लाई है इसको ले जाके डायरेक्टली हम इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मीटर को ऑपरेट करवाने के लिए हमें केवल 230 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो इस मीटर को 230 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि जो 415 वोल्ट का पावर सप्लाई है उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो यहाँ पे 3 फेज का पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई में से किसी भी 2 फेज का पावर सप्लाई का इस्तेमाल करके पावर सप्लाई को ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट किया गया है और एमसीबी से पावर सप्लाई को ले जाके ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट किया गया है। वैसे यहाँ पे जो डिटेल बताया गया है इसमें बताया गया है कि ये एक स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर का इस्तेमाल हम करते हैं वोल्टेज को मैनेज करने के लिए। मतलब कि जो आपके घर में या फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उस डिवाइस को यदि आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करना है, जैसे कि 220 वोल्ट ही प्रोवाइड करना है, तो इस कंडीशन में वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो, जैसे कि 415 को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो आपके पास में डिवाइस है उस डिवाइस को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसफार्मर। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसको इनकमिंग पावर सप्लाई तो हमने यहाँ से प्रोवाइड कर दी है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो सेकेंडरी वाली टर्मिनल है, इस वाले टर्मिनल के साथ में डबल पोल वाली एमसीबी को कनेक्ट किया गया है और एमसीबी से पावर सप्लाई को ले जाके यहाँ पे एक और एमसीबी कनेक्ट किया गया है और इसके द्वारा पावर सप्लाई को ले जाके इस वाले मीटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। वैसे यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा एमसीबी को कनेक्ट किया गया है। आप देख सकते हो इससे पावर सप्लाई आया सबसे पहले इस वाले एमसीबी में और यहाँ से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो एक एमसीबी में जा रहा है, इधर से भी पावर सप्लाई जो जा रहा है वो एमसीबी में जा रहा है। आप चाहे तो केवल एक सिंगल एमसीबी का इस्तेमाल करके इसको भी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो और इधर जो पावर सप्लाई जा रहा है उसको भी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ से जो पावर सप्लाई जा रहा है इस पावर सप्लाई के साथ में भी एमसीबी को कनेक्ट किया गया है, मतलब कि टोटल 4 एमसीबी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। वैसे यदि आप चाहें तो केवल यहाँ पे 2 एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एमसीबी के द्वारा इस वाले मीटर को और इस वाले मीटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जा सकता था और जो दूसरा एमसीबी होता उस एमसीबी का इस्तेमाल कंट्रोल वाला जो वायरिंग है उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे टोटल 4 एमसीबी का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो मल्टी फंक्शनल मीटर है इस मीटर को वोल्टेज का फीडबैक, करंट का फीडबैक और साथ ही साथ में इस मीटर को ऑपरेट करने के लिए ऑक्सिलरी पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं इस प्रकार का और भी सर्किट डायग्राम को पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। लगभग 2-3 महीने के बाद में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का जो पार्ट है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। यदि आप कमेंट करोगे तो ये वाला जो सीरीज है इसको मैं हमेशा कंटिन्यू करते रहूंगा। तो यदि आप चाहते हो कि मैं इस वाले सीरीज को कंटिन्यू करते रहूं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो पावर वायरिंग है, इसी पावर वायरिंग में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल फेस प्रिवेंटर को भी कनेक्ट किया गया है। एसपीपी का फुल फॉर्म होता है सिंगल फेस प्रिवेंटर। सिंगल फेस प्रिवेंटर के द्वारा हम 3 फेस के पावर सप्लाई को मॉनिटर करते हैं। यदि 3 फेस के पावर सप्लाई में से कोई भी एक फेस का पावर सप्लाई चला जाता है तो इस कंडीशन में ये वाला जो प्रिवेंटर है, ये प्रिवेंटर पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। मतलब कि जो आपका कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देगा। यहाँ पे जो सर्किट डायग्राम बनाए गए, इस सर्किट डायग्राम में केवल इस प्रिवेंटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। इस प्रिवेंटर के द्वारा कॉन्टेक्टर को किस प्रकार से ऑफ किया जाएगा, इसको आप कंट्रोल सर्किट डायग्राम में समझ जाओगे। अब ये जो पावर वायरिंग है, इसी पावर वायरिंग के साथ में आप देखोगे यहाँ पे एक डिवाइस को कनेक्ट किया गया है और इस डिवाइस के साथ में एक ELR को कनेक्ट किया गया है। ELR का मतलब होता है अर्थ लीकेज रिले। मतलब कि यदि आपका जो पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई में यदि लीकेज करंट होती है, मतलब कि यदि आपका जो करंट है वो करंट कहीं और चला जा रहा है या फिर अनबैलेंस करंट है, तो इस कंडीशन में आपका जो ये रिले है, ये रिले आपके मोटर को ऑफ कर देगा। ELR रिले जो होती है, उस रिले को हमें ऑक्सिलरी पावर सप्लाई और साथ ही साथ में CBCT के द्वारा पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। जो CBCT होती है, CBCT के अंदर से हम पावर सप्लाई को लेके जाते हैं। जिस प्रकार से आपका CT होता है, उसी प्रकार से आपका CBCT होता है। लेकिन इसका काम ये होता है कि जो आपका करंट है, वो करंट यदि इसके अंदर से जा रहा है तो इसके रिटर्न में भी इसी के अंदर से आना चाहिए। मतलब कि जितना करंट इसके अंदर से जा रहा है, उतना ही करंट यदि रिटर्न में नहीं आता है तो इस कंडीशन में जो CBCT का 2 टर्मिनल होता है, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा रिले होता है, रिले उसको डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद इसका जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होती है उसको ऑपरेट कर देगा और इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके हम कॉन्टैक्टर को ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो CBCT है, इस CT का जो 2 टर्मिनल है, इसके द्वारा पावर सप्लाई को लाके B1 और B2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा इस वाले रिले को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जो ट्रांसफार्मर है, इसी के द्वारा पावर सप्लाई को लाके MCB के साथ कनेक्ट किया गया है और इसके द्वारा पावर सप्लाई को लाके इस A1 और A2 टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर दिया गया है। अब ये जो रिले, इस रिले में आप देखोगे यहाँ पे 2 अलग अलग रिले प्रोवाइड किया गया है। एक रिले इस्तेमाल किया जाएगा अलार्म के लिए और दूसरा रिले इस्तेमाल किया जाएगा ट्रिपिंग सर्किट के लिए। मतलब कि यदि आप चाहते हो कि अर्थ लीकेज होने पे अलार्म जनरेट हो जाए तो इसके लिए इस वाले टर्मिनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हो अर्थ लीकेज होने पे मोटर को ऑफ करना, तो मोटर को ऑफ करने के लिए ये वाला जो टर्मिनल है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो टर्मिनल है, इसका इस्तेमाल कैसे किया गया है, इसको हम कंट्रोल सर्किट डायग्राम में समझ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे Y1 और Y2 टर्मिनल दिया गया है। ये वाला जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल ELR को रीसेट करने के लिए होता है। मतलब कि यदि आपका रिले ऑपरेट हो जाता है तो उसको रीसेट करने के लिए इसके साथ में हम पुश बटन को कनेक्ट कर देंगे। पुश बटन को प्रेस करने के बाद हमारा जो ELR है वो रीसेट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे जो पुश बटन कनेक्ट किया गया है वो NC कनेक्ट किया गया है। रीसेट वाली जो पुश बटन होती है वो हमेशा NO कॉन्टेक्ट होती है, तो ये वाला थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे NO पुश बटन का इस्तेमाल आपको करना होता है। ठीक है। तो पावर वायरिंग किस प्रकार से किया गया इसको हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल वायरिंग है, इसको भी समझ लेते हैं। ये जो कंट्रोल वायरिंग है, इस कंट्रोल वायरिंग में पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इसी वाले ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ से पावर सप्लाई जो आ रहा है, इसको ले जाके MCB के साथ कनेक्ट किया गया है और यहाँ से पावर सप्लाई जो जा रहा है वो जाके नेक्स्ट पेज में चला जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है पेज 2A1 और यहाँ पे पेज 2/A5। तो पेज नंबर 2 ये वाला है और आप देखोगे यहाँ पे A1, A और 1 यहाँ पे है और A और 5 यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई आ रहा है वो इस वाले पॉइंट से आ रहा है। ठीक है। तो कंट्रोल वायरिंग में क्या किया गया कि जो पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई के साथ में सबसे पहले तो ओवरलोड रिले का जो NC कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप देखोगे जो पावर वायरिंग है, इस पावर वायरिंग में यहाँ पे ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया गया है। इस ओवरलोड रिले में आपको NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो जो इसका NC कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कंट्रोल सर्किट डायग्राम में सबसे पहले किया गया है। अब इस NC कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई सबसे पहले सिंगल फेस प्रिवेंटर जो है उसके NC कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट किया गया है। मतलब कि ये वाला जो डिवाइस जो कि हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर है, इस प्रिवेंटर का जो NC कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। अब ये जो प्रिवेंटर है, इससे जो पावर सप्लाई जा रहा है वो जा रहा है ELR में। ELR का मतलब कि अर्थ लीकेज रिले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो रिले, इस रिले में यहाँ पे ट्रिपिंग सर्किट के लिए कॉन्टैक्ट दिया गया है और अलार्म सर्किट के लिए भी कॉन्टैक्ट दिया गया है। तो इस रिले का जो ट्रिपिंग सर्किट वाली कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल कंट्रोल सर्किट डायग्राम में किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो।
अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा स्टॉप पुश बटन में, और स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई स्टार्ट पुश बटन में चला गया है। अब स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में आप देखोगे यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट कनेक्ट किया गया है। ये एनो कॉन्टैक्ट किसका है तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है KM01। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है, इस मेन कॉन्टैक्टर का नाम KM01 रखा गया है। तो ये वाला जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट मेन कॉन्टैक्टर का हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इससे जो पावर सप्लाई जा रहा है वो पावर सप्लाई एक कॉन्टैक्टर के कोयल में चला जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे KM01 कोयल लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो मेन कॉन्टैक्टर है, उस कॉन्टैक्टर का जो कोयल है उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। फेज सप्लाई यहाँ से आ रहा है और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों वैसे तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो सबसे पहले पावर सप्लाई जाती है वो पावर सप्लाई स्टार कॉन्टैक्टर में जाना चाहिए। मतलब कि स्टार कॉन्टैक्टर सबसे पहले ऑन होना चाहिए और इस वाले कॉन्टैक्टर के स्टार्ट होते ही थोड़ी देर के बाद में, मतलब कि कुछ ही मिली सेकेंड में मेन कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। इसके बाद जब हमारा मोटर रन होना स्टार्ट हो जाए तो इस कंडीशन में स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करके डेल्टा कॉन्टैक्टर को हमें ऑन करना होता है। लेकिन इस वाले सर्किट डायग्राम में सबसे पहले मेन कॉन्टैक्टर को ऑन किया जा रहा है। वैसे तो ये वाला भी सर्किट डायग्राम इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटे मोटे मोटर जो होते हैं उसको यदि हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा रन करवाना है तो इस टाइप का सर्किट डायग्राम बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़े मोटर के लिए आपको सबसे पहले स्टार कॉन्टैक्टर को ऑन करना है, उसके बाद ही आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। अब ये जो कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर के पैरेलल में आप देखोगे यहाँ पे टाइमर को भी कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमर का नाम KT1। देखते हैं यहाँ पे KT1 का मतलब क्या है, ऑन डिले टाइमर। तो यहाँ पे ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल किया गया है। वैसे जो सिंबल है, इस सिंबल को भी देख के आप पता कर सकते हो कि ये सिंबल किसका है। ऑन डिले टाइमर का आपका क्रॉस होगा और ऑफ डिले टाइमर में क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैक होगा। मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से होगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा ब्लैक होता है। ऑफ डिले टाइमर का सिंबल इस प्रकार से होता है और ऑन डिले टाइमर का सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है। तो टाइमर को भी पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा फेज सप्लाई है, मतलब कि कंट्रोल पावर सप्लाई है, उसी में से एक बार को लूपिंग करके सबसे पहले पावर सप्लाई यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट में प्रोवाइड किया गया है। और ये वाला जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट मेन कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट है। अब इस कॉन्टैक्ट के चेंज होने के बाद पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा और यहाँ से दो जगह पे डिवाइड होगा। एक पावर सप्लाई इस साइड में जाएगा और एक पावर सप्लाई इस साइड में जाएगा। यहाँ से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो पावर सप्लाई KT1NC। KT1 कौन सा है, हमारा टाइमर। तो टाइमर का जो NC कॉन्टैक्ट है उसमें पावर सप्लाई जाएगा और इस NC कॉन्टैक्ट के बाद पावर सप्लाई जाएगा KM02, मतलब कि डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट में। डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई जाएगा KM03 के कोयल में, मतलब कि स्टार कॉन्टैक्टर जो है उसको ऑन करने के लिए पावर सप्लाई यहाँ से प्रोवाइड किया गया है। इस वाले कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो मेन कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। इसके अलावा मेन कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्टली यहाँ पे जो स्टार कॉन्टैक्टर है इसको ऑन कर दिया जाएगा। स्टार कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद मोटर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मोटर का स्पीड बढ़ जाती है, मतलब कि मोटर का जो RPM है वो यदि 80% तक पहुंच जाती है तो इस कंडीशन में इसको ऑफ करना होता है। तो टाइमर में जो भी टाइम सेट किया जाएगा उतने टाइम के बाद में ये वाला जो टाइमर का एनो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस वाले कॉन्टैक्ट में जाएगा। ये वाला जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट स्टार कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट है। तो स्टार कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई होते हुए जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है उस कॉन्टैक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे जो स्टार कॉन्टैक्टर है इसके सर्किट में डेल्टा कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है और डेल्टा कॉन्टैक्टर के सर्किट में स्टार कॉन्टैक्टर का NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि इन दोनों कॉन्टैक्टर को इंटरलॉक करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन भी किया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे फेज सप्लाई है, इसी फेज सप्लाई के साथ में इंडिकेशन लैंप का भी कनेक्शन किया गया है। जो मेन कॉन्टैक्टर होता है, इस कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के द्वारा ऑन इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन किया गया है और इसी कॉन्टैक्टर का जो NC कॉन्टैक्ट है उस कॉन्टैक्ट के द्वारा ऑफ इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन किया गया है। इसके अलावा जो ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस एनो कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रिप इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन किया गया है। तो कुल मिला के केवल इतना ही पूरा सर्किट डायग्राम है जिसको हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। दोस्तों यदि आप इस सर्किट डायग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं इस प्रकार का और भी सर्किट डायग्राम को पढ़ के
आपको एक्सप्लेन करूं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार का और भी सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।